देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, पढ़ा था इतनी चीजें। इससे पहले बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, जैसे वैद्युत बल रेखाएं पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग P से व्यक्त करते थे, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हमें निकालना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो जरा बात को समझना। अक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, जैसे सपोज दैट ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, बात को समझते जाना। तो अक्षीय स्थिति का अर्थ यह है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये रही ए बी, सपोज दैट। तो ए बी जो मिलाने वाली रेखा है, इसी की सीध में यहां कहीं पे भी कोई बिंदु अगर लिया जाए और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाए तो यह कहलाएगी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। समझ रहे? और निरक्षीय स्थिति में इसकी परपेंडिकुलर ये इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए इसकी सीध में किसी भी दूरी पर कोई बिंदु, मान लीजिए यहां पर है, या नीचे भी हम जा सकते हैं, यहां पर कोई बिंदु ये है। तो इन बिंदु या इन बिंदु पर अगर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो कहलाएगी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझे? ये जो अक्षीय स्थिति लिखी हुई है, इस अक्षीय स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति के नाम से भी जानते हैं, और जो निरक्षीय स्थिति है उसे अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति और निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालना है। राइट? इतनी बात समझ में आ गई? अक्षीय स्थिति की बात समझ रहे? अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर और निरक्षीय स्थिति में परपेंडिकुलर किसी भी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है? यहां है माइनस क्यू आवेश और यहां है प्लस क्यू आवेश। समझ रहे? और इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ये एक स्थिर बिंदु आवेश है, ये एक स्थिर बिंदु आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी, कितनी है? 2l। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? और इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? बोलते जाना। और यहां से यहां तक? ठीक है। अब अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो यहां से चले कुछ दूरी पर, ओ से स्मॉल r दूरी पर यहां तक चले, तुगड़ू में हंस रहे, यहां पहुंचे और यहां मिला हमको एक खजाना नहीं, पी बिंदु। यहां मिला एक पी बिंदु। कहां से कहां तक? ओ से चले, स्मॉल r दूरी पर पहुंचने के बाद थक गए, वहां मिला एक बिंदु P। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है? शाबाश। अब अगर हम B बिंदु से P बिंदु की दूरी निकालना चाहते हैं, इतनी दूरी, तो अगर हम इतनी दूरी से इसको अलग कर दें तो ये क्या जाएगा? r माइनस l। और अगर हम A से निकालना चाहते हैं P बिंदु की दूरी, किस बिंदु की दूरी? तो यहां से यहां तक प्लस इतना और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? r प्लस l। अब P बिंदु पर देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र के मुखड़े कहां से कहां की ओर है? जानते हो मुखड़े कैसे कहते हैं? अपनी अपनी शक्लें देख के आते हो सुबह सुबह से आईने में, उसी को कहते हैं। देखो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा
पढ़ाई थी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? धन से, शाबाश, मतलब धन से दूर जाती है कि धन के पास आती है? दूर जाती है, धन से दूर जाती है। और ऋण के पास जाती है या आती है? जाती है मगर बुलाने का नहीं। कहां का डायलॉग है ये? है हाँ, बुलाती है मगर जाने का। देखो, धन से तो वो दूर जा रही तो जाने दो, लेकिन ऋण की ओर आ रही, आने दो। यहां पे कुछ नहीं है ऐसा मामला, जहां जा रही जाने दो, जहां आ रही आने दो। ये है धन आवेश। ये देखो, ये कौन सा आवेश? धन से कहां जाएगी? पहले धन से तो चलो तुम पी की ओर, धन से किसकी ओर? अब पी की ओर जाने पर, धन से पी की ओर जाने आवेश से पी की ओर जब हम जा रहे हैं तो प्लस आवेश से दूर जा रहे हैं कि पास आ रहे हैं? तो फिर इसी दिशा में हो जाएगी इसकी दिशा, क्योंकि धनावेश ये कहता है कि हमसे दूर, बता दिया। ठीक, अब ऋण आवेश जो है तो P से ऋण की ओर, मतलब किसी बिंदु पर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां की ओर होती है? ऋण आवेश की ओर। तो यहां पर हम खड़े हैं, हम है वैद्युत बल रेखा। कौन है हम? और हमने दूर से देखा है कि ऋण आवेश को, तो क्या करेगा हमारा मन? ऋण आवेश की ओर जाने का मन करेगा। तो ये आ गया हम ऋण आवेश की ओर, मतलब धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम E1 रखा है, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम E2 रखा है। ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब हमने आपको बताई थी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ये बच्चा होशियार नजर, 1/4πε0 Q/r²। एक बात बताओ, Q/r², सुनना, प्लस Q आवेश बिंदु आवेश है, प्लस Q आवेश क्या है? माइनस Q आवेश क्या है? बिंदु आवेश। और P बिंदु क्या है? इनसे कुछ डिस्टेंस है, इनसे कुछ क्या है? तो सबसे पहले यहां हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। बेटा अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना लिखें, वैद्युत क्षेत्र लिखें तो बात एक ही कहलाएगी। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता कितना है? E1 बराबर 1/4πε0 आवेश Q/r² प्लस Q से P बिंदु के बीच की दूरी R माइनस L ना हुई जाई, R माइनस L का होल स्क्वायर। कौन सी दिशा में? B से P की ओर, B से, देखो ना वही को तो जा रहा, तो यहां पे लिखेंगे BP दिशा में, BP दिशा में। ठीक है, ब्लड प्रेशर की दिशा में नहीं, B से P की दिशा में। माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, माइनस Q आवेश के कारण, अरे बिंदु आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र हुई जाइए उतना ही, 1/4πε0 Q/ दूरी R प्लस L का, अरे शाबाश। कौन सी दिशा में? P से A की दिशा में, PA दिशा में, नॉट P के दिशा में, है ना। अच्छा अब सुनो, P पर अब हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इनके कारण इन पर तीव्रता आई इतनी, इनके कारण इन पर तीव्रता आई इतनी, तो फाइनली इस पर कितनी तीव्रता आई? फाइनली कितनी आई?
अब यहां समझने वाली बात यह है कि हम इनका परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होती है एक सदिश राशि। कैसी राशि? सदिश राशि में जब दो सदिशों को जोड़ते हैं तो डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं कि दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो वो वैल्यू घट जाएंगी, सेम डायरेक्शन में है जुड़ जाएंगी, लंबवत है पाइथागोरस प्रमेय से लग जाएंगी, किसी और दिशा में है उनकी बात कोई और करेगा, बाद में करेंगे। तो यहां देखो B से P की दिशा और P से A की दिशा जस्ट अपोजिट, तो ये तो पक्का पता है कि P पर परिणामी क्षेत्र E1 और E2 का अंतर आएगा। E1 और E2 का क्या आएगा? तो यहां पर लिखेंगे P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P पर क्या परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा? E बराबर। अब समस्या यहां पर यह पैदा हो रही है कि E1 से E2 को घटाएं कि E2 से E1 को घटाएं, है E2 माइनस E1। कौन सी खुशी में? तो या ये भाई साहब कह रहे हैं E2 माइनस E1 कर दो। कहां से पता चला तुमको E2 बड़ा है? का प्लस का है? प्लस है। अच्छा, ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा और ये कम है तो ये कम होगा। इनका कहने का तात्पर्य सही है क्या? कुछ ऐसे लग रहा, इसको नहीं लग रहा, इस बंदे को बताओ जरा। बटे में है तो बटे में ज्यादा चीज हो तो घट, रेसिप्रोकल हो गई। तो रेसिप्रोकल का मतलब तो ये हुआ ना बेटवा कि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये चीज कम होगी और ये कम होगी तो ये डिस्टेंस, ये चीज ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा होने का मतलब क्या है? ये कम है, और ये कम होने का मतलब क्या है? ये ज्यादा है। उल्टा हो गया ये, कभी भविष्य में नहीं, पास्ट में हुआ होगा। तो E1 माइनस, अब पल्ले पड़ गया। और सुनो, कहानी सुना रहे हैं। E1 माइनस E2, जो बड़ा उसका प्रभाव ज्यादा और जो छोटा उसका प्रभाव कम, है ना। जैसे हम दुबले पतले आदमी, दिखा नहीं रहे, मोटे लग रहे तुम्हें, और एक हो बहुत हष्ट पुष्ट आदमी, ठीक है, धोखे में हो जाए दोनों की लड़ाई, हमारे द्वारा मारा गया हाथ उसके द्वारा मारे गए हाथ की अपेक्षा कम प्रभावशाली होगा। तो जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा हष्ट-पुष्ट होगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो जब उसका प्रभाव ज्यादा होगा तो यदि वो हमको इस दिशा में मारे और हम इसको यहां से उस दिशा में मारे तो इस दिशा में विस्थापन होने की संभावना ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि E1 का प्रभाव ज्यादा है, मतलब फाइनली जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो E1 की ही दिशा में होगी। E1 की दिशा कौन सी दिशा में थी? BP दिशा। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी होगी ना, ये कौन सी दिशा में होगी बेटा? BP। कुछ बात समझे? E1 की दिशा भी क्लियर करी, E2 की दिशा भी क्लियर करी और परिणामी दिशा भी क्लियर करी, ताकि जब आप लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो आसानी से आपको डायरेक्शन क्लियर हो सके कि कब किस डायरेक्शन में क्या चीज होने वाली है। अदरवाइज जे हरिहर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। चलो, E1 का मान कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना बोलते नहीं हो तुम लोग यार, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं समझ लो गंदे लड़कों, यहां पर कितना आ जाएगा? 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। जिसको ना समझ में आए पूछ लेना, ये कैलकुलेशन है इसलिए फास्ट करना पड़ती।
कॉन्सेप्ट ये था पूरा, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं ऐसे आराम से समझ जाएंगे, देखो बेटा लक्तम लिया, ऐसे कैलकुलेशन नहीं करवा सकते। देखो बेटा अब इतने से इतने में भाग दिया, जमाने गुजर गए, निपट गए, पास्ट में सीखना था, सीख लिया तो अच्छी बात, नहीं सीख पाए तो भी अच्छी बात, अब सीखो एक्स्ट्रा। देखो यही होता, सुनो मिस्टर कैलाश, होता यह है, पिछली क्लास में आपने कैलकुलेशन अच्छे से नहीं सीखा, अगर अच्छे से कैलकुलेशन आपने नहीं सीखा तो आज कष्ट हो रहा, और अगर आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिलेबस में, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस में आपको कैलकुलेशन अलग से टाइम देकर